नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह सुबह के 10 बज चुके और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूं आप सभी लोग के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्पेशल क्लास लेकर के। क्योंकि दोस्तों क्या बात है, क्योंकि बात यह है कि अगर अधिकारी बनना है, सपना सजोना है, माँ बाप को खुश करना है, मोहल्ले में नाम रोशन करना है और क्या करना है, जल्दी से जिंदगी बसाना है, तो इस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यही सब करके ये सारी चीजें पूरी होंगी। तो इसके लिए आप मैं एक बार फिर से हाजिर हूं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर के। जी भैया, यूपी से आर की अगर आप यहाँ पर तैयारी करें तो सारी क्लासेज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज है, सर डेट नहीं आ रहा, क्या करें। माय डियर, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेंस प्री ये सारे पेपर इसी के अंतर्गत होते हैं। जब डेली तुम पढ़ते रहोगे तब आसानी होती रहेगी। आप लोग पेपर आते डेट आ जाएगा तब पढ़ने की अगर सोच रहे हो तो ये मत भूलो कि डेट आ जाएगी, पढ़ लोगे, प्री पास हो जाओगे तो मेंस कौन आएगा, मेंस भी तुम्हें देना है। तो अभी जब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे, एक बार तुमने फ्लो बनाया, उस फ्लो को टूटने मत दो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। बहुत पेपर इसी साल होना है, पेपर अक्टूबर नवंबर में होना है। इससे ज्यादा आगे जाने की बात अभी तक कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है। आयोग कंफ्यूज है तो हम क्या करें, वो जब तक डेट नहीं बताएगा मैं कोई सूचना नहीं लाऊंगा। एक बार मैं गलती कर चुका हूं, उसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दिया है, क्योंकि मुझे खबर आई थी, मुझे ये बात थी तो मैंने बोल दिया। तो उसके बाद से मैंने भैया हाथ जोड़ लिया, क्योंकि गलत चीज बोलना मेरे अपने डायरी में नहीं है। ठीक है ना, मैं गलत यहाँ पढ़ाता हूँ, ना मैं गलत बोलता हूँ, ना मैं कभी गलत करने कहता हूँ, क्योंकि मैं भी गलतियों से डरता हूँ। ठीक है, लेकिन गलती हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी साथ इस क्लास शुरू करते हैं। और बार बार मैं कहता हूं, यहां पर आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को कई लाख छात्रों से अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस वो चीज है जहां आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि जो बहुत सारे छात्रों ने लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया, हो गया। आपने पढ़ लिया, आपने अपनी चीजों को बेसिक को अच्छा किया, लेकिन आपकी बेसिक अच्छी हुई है, उसके साथ की चीजों का ज्ञान कितना मिला है, इसको आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस पेपर, जो डेली जरूर से जरूर करना होता है। और इस समय जितना पेपर प्रश्न में कराता हूं, जितना डिटेल में बताता हूं, कि आप अगर इस क्लास को कर लेते हैं डेली, तो मैं कहता हूं आपकी तैयारी लाखों बच्चों से अच्छी होने वाली है। और ये वो क्लास है जो आप लोग हजारों रुपया कोचिंगों को और बाजार में किताबों के लिए देते हैं, वो फ्री में आपको मात्र 35 मिनट में यहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी साथ इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आज प्रश्नों के खजाने में। पहला प्रश्न यहां पर आप लोगों के सामने है। 1161 प्रश्न हम लोगों ने यहां पर करते करते कर दिया। अब ये पहला प्रश्न जो है, देखते ही कितने लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, अरे सर यही तो इस प्रैक्टिस सेट में आप करवा चुके हो, आपने तो इसे रटा दिया है। बात सही है भैया, यही प्रश्न आते हैं, क्या करोगे। अब जो साहित्य का नोबेल 2023 का दिया गया है, ये तुम्हारे एग्जाम तक यही साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा, अगला पूछा ही नहीं जाएगा। क्योंकि 2024 का पेपर होते होते कितना भी लेट हो जाए, यही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है। जी भैया, इनका नाम क्या था, इनका नाम था जॉन ओलाफ फॉस। क्या नाम था भैया, जॉन ओलाफ फॉस। जो ये किस देश से इनका संबंध था, इनका संबंध अगर मैं आपको बताऊं तो इनका संबंध था भैया आपके नॉर्वे से। ठीक है, नॉर्वे से इनका संबंध था। दरअसल इनको इसलिए दिया गया था कि ये देखो, इनके बारे में थोड़ा जान लो। ये एक अच्छे लेखक हैं, ये एक अच्छे लेखक हैं। उसके बाद क्या है, ये प्ले राइट भी करते हैं। ठीक है, ये प्ले राइट भी करते हैं, साथ ही साथ जो है ये ट्रांसलेटर भी है, मतलब अनुवादक भी है। ठीक है, अनुवादक है, लेखक है, ठीक है, प्ले राइट भी करते हैं। और ये नॉर्वे से आते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। दरअसल जिसके लिए इनको मिला है, उसकी खासियत ये थी कि जो कुछ नहीं कह पाते उनको जो है ये आवाज देते हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं कह पाते उन्हें दरअसल ये आवाज देते हैं। इसी के लिए जो है इनके उस नोबेल को यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार साहित्य का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा विकलांगों की मदद हेतु संगम योजना। जी भैया देखो ध्यान से, प्रश्न ही कह रहा है भारत सरकार द्वारा, यानी कि कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, किसके लिए, विकलांगों के लिए। क्या योजना का नाम है, संगम योजना का नाम है। अब कह रहा है इसका प्रारंभ कब किया गया था, बस ईयर बताना है आप लोगों को। बताए इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों के लिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने इसका सही जवाब 1996 दिया है। देखिए भैया 15 अगस्त 1996, जी हां 15 अगस्त 1996 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। दरअसल इस योजना की शुरुआत के अंतर्गत ये पहले आया था मेनली तौर पर ग्रामीणों के लिए। ठीक है, जो ग्रामीणों में विकलांग लोग हैं उनके लिए आया था। उसमें यह था कि उन लोगों की जो है एक समूह बनाई जाएगी, उस समूह को जो है संगम के नाम से जाना जाए, किसके, संगम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने
उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। और उस हर समूह को जो है सरकार भैया पैसा देगी, और वो पैसे की अमाउंट थी भैया 15,000 रुपए प्रति समूह को। कितने भैया? प्रति समूह को जो है 15,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत दिए जाने का क्या नाम है? लक्ष्य था, चीजें थी, ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, समझ गए? डील डन है ना, एकदम अच्छे समझ में आ गया। क्लास अगर ये दो प्रश्न में अच्छी लगी तो तुरंत भैया पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि अगर ऐसी क्लास आपको देखनी है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बाकी करंट अफेयर्स क्लास हर संडे को चलती है जी भैया, बार बार कहो, हर संडे को करंट अफेयर्स क्लास चलती है, जहां पर सिर्फ निचोड़ के चीजों को लाया जाता है, डेली बेसिस में नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपको जानना चाहिए, मतलब उसको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, वो मैं आपको संडे को लेकर के आता हूँ, जरूर से किया करें। और बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की और पॉलिटी की, तो उसे अगर आप पॉलिटी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, उन किताबों से मैंने पढ़ा दिया कि आपको कहीं से कोई भी आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप केवल उस क्लासेस को देख लीजिए, आपको कोई भी बुक में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपको पूरी किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक एक प्रश्न को उतना डिटेल में वहां पर मैंने ऑलरेडी बता दिया पॉलिटी की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कथन है, ये कारण है, बताइए। भारत में अमीर व गरीब दोनों कुपोषित हैं। कुछ लोग ये पढ़ के चौंक गए होंगे कि अरे ये कैसे, अमीर भी कुपोषित होने लगे। चलो, अमीर गलत भोजन करते हैं जबकि गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। चलिए बताइए क्या ये बात सही है? शौक लगा होगा ना कितने लोगों को ये चीज सुन के, शौक लगा शौक लगा, क्यों? ऐड आता नहीं है। चलिए बताइए, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? ए। जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया, ए और आर दोनों से, देखिए हमारी बात समझिए। कुपोषण होता क्या है? कुपोषण का मतलब ऐसा नहीं होता कि जो कम खाए, कुपोषण का तात्पर्य वो होता है जब उसके अंदर कमी हो जाए, ठीक है, या जब वो चीजों को आवश्यकता से अधिक लेने लग जाए, मतलब एक्सेस। मतलब क्या कहते हैं? एक्सेस समझते हो अंग्रेजी का? एक्सेस मतलब क्या हो जाए, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप कोई चीज कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेस में आप चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। या उसकी वजह से उसकी बॉडी की जो एनर्जी है उसमें इम्बैलेंस हो जाए। मतलब इम्बैलेंस मतलब क्या? जो एक क्या कहते हैं, बैलेंस बना हुआ है वो ऊपर नीचे हो जाए, जो उसकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि आप ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप मोटे हो रहे हो ज्यादा तो वो भी एक कुपोषित की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप एक्सेस ले रहे हो, आप इम्बैलेंस कर रहे हो। पतले हो रहे तब भी आप अपनी बॉडी की एनर्जी की इम्बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होती है, इसीलिए यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। और बिल्कुल बात सही है कि यही कारण है कि अमीर गलत भोजन करते हैं, गरीब रूखा सूखा खाते हैं, इसी वजह से दोनों जो है कुपोषित है हमारे भारत में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है हेल्दी खाएं, सब खाएं। मैं अपने जीवन में, अगर आप मुझे फिट देख रहे हैं, सब कुछ उसका एक कारण है, सब खाओ। खाने में कुछ मना नहीं, खाते समय कंट्रोल रखो। ऐसा ना हो कि आज हमें कुछ मन पसंद मिल गया तो उसे इतना खा लो कि जो है, क्योंकि तुम कुछ करते हो नहीं, खाते हो, बैठ जाते हो, या फिर दोस्तों से थोड़ा टहल घूम लेते हो, उतना नहीं। अगर आप दिन भर में एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ मेहनती काम करो तो आप खा सकते हो, वरना आप लिमिट में खाओ, सब खाओ। मैं नहीं कहूंगा ये मत खाओ मत, सब खाओ, लेकिन लिमिट में। ऑलवेज मेक योर लिमिट। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य एल1, जी भैया सबको पता होगा, ये प्रक्षेपित किया गया। जी भैया आपको पता है, इसे हाल ही में जो है प्रक्षेपित किया गया। और ऐसा करने के साथ भारत ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, क्योंकि ऐसा भी बहुत बड़े बड़े देश नहीं कर पाए भैया सूर्य ग्रह के लिए जो है मिशन भेजने का काम। तो चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, बताइए इसका C50 या C57 है, N5 है, C49 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, देखिए भैया ये आपके 2 सितंबर 2023 को, कब भैया? 2 सितंबर 2023 को जो है इसका प्रक्षेपण हुआ था। ये PSLV C57 से उड़ाया गया था। और इससे पहले जो है 3-4 ही, जैसे आपको पता है नासा, ठीक है, जो आपका अमेरिका का, ESA जो यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है, और जाक्सा जो आपके जापान का है, इन्हीं लोगों ने अभी इससे पहले जो है आपके सूर्य के लिए जो है अभी अभियानों को भेजा हुआ, ठीक है। तो इस श्रेणी में भारत भी जुड़ गया है, और अभी चीन नहीं कर पाए काफी देश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सर्वाधिक दुर्घटना किस राज्य में हुई? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इन चारों में से बताइए किस राज्य में सबसे अधिक हुई थी, ठीक है। यहाँ ऑप्शन के आधार पर आपको पूछ रहा है। जैसे एग्जैक्टली अगर पूछा जाए सबसे अधिक कहां हुई थी, तो वो राज्य अलग था, वो तमिलनाडु राज्य था, ठीक है। लेकिन अगर इन चारों में पूछा जाए सबसे अधिक कहां हुआ था, तो उसका मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको पहले बताना है तब फिर मैं आपको बताऊंगा।
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, उत्तर प्रदेश। इन चारों में जो सही जवाब है वो क्या है भैया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है यहां पर सबसे अधिक जो है क्या नाम है आपका हुआ, देखिए जो टॉप 3 थे वो तमिलनाडु थे, फिर आपका मध्य प्रदेश थे, फिर आपका क्या थे, उत्तर प्रदेश थे। ठीक है, ये 3 यहां पर मेन थे। ठीक है, जो 3 यहां पर देखा जाए। और सबसे बड़ी चीज है आपका जो ये तीनों मैंने बताया ये टॉप 3 हैं। और एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 की तुलना में 2022 में रोड एक्सीडेंट में 11.9% की बढ़ोतरी हुई थी। कितनी, 11.9% की बढ़ोतरी हुई थी। टोटल 4,61,312, कितना, 4,61,312 सड़क दुर्घटनाओं में जो है चीजें मिली थी, जिनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी तो कुछ जो है घायल हुए थे। इन दोनों को मिला करके दुर्घटना का ही पूरे अंक को, पूरी संख्या को जोड़ करके 4,61,312 था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गीता प्रेस जो गोरखपुर में है इसे गांधी शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। चले, अभी दरअसल हाल ही में घोषणा हुई थी, लेकिन अभी मैंने ये प्रश्न भी कराया है इसी प्रैक्टिस क्लास में, मैंने इसके बारे में डिटेल में चीजों को बताया हुआ है। अगर आपने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, उसका रिवीजन किया होगा, तो मेरे ख्याल से आप देखते ही इसका पहली नजर में श्योर शॉर्ट जिसे कहते हैं ना, विथ फुल कॉन्फिडेंस आप जवाब दिए। आप देखिए, जब आप पेपर को करते हैं ना, तो सबसे बड़ा आकलन आप खुद से तभी कर लेते हैं जब आप उस प्रश्न को कर रहे होते हैं। आप झूठ बोलने के लिए चाहे जो कह दो, अरे नहीं मैं कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं, ये आप तुरंत जान जाते हो कि इस प्रश्न में मेरा कितना कॉन्फिडेंस है। आप पढ़ते ही उसे जान जाते हो कि फुल कॉन्फिडेंस है, कि डाउट में है, कि लेट बी चेक सही होता है कि नहीं। तो इन सब चीजों को कॉन्फिडेंस में बदलने का बहुत छोटा सा तरीका है माय डियर, प्रैक्टिस, जो मैं आपको सुबह कराता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है, जब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ क्लास में बताता हूँ ना, तो उसके शॉर्ट नोट्स को आप एक बार रिवीजन कर लिया करो यार। देखिए, मैं कितना भी बता दूं, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। एक मैंने ऐसे समाज में एक बार बात हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि विद्यालय ऐसा विद्यालय वैसा। मैंने कहा देखो, एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा, आपका बच्चा 8 घंटा विद्यालय में रहता है। ठीक है, कितना, 8 घंटा, और 16 घंटा तुम्हारे अंडर रहता है, उसी को खिलाते पिलाते हो। अगर 8 घंटे वाले को तुम 90 मतलब 100% दोष दे रहे हो, तो 16 घंटा वाले का क्या कोई दोष ही नहीं होगा? ये तो हो नहीं सकता ना। 8 घंटे वाले की दोष में बहुत कहूंगा तो 20 से 30% होती है भैया, क्योंकि आपने पैसा दे दिया। पैसा देने का मतलब ये नहीं होता कि वो सब कुछ है। 16 घंटा आपके पास रहता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। 8 घंटा पढ़ाने वाले को आप पैसा दोगे तो साथ में रहेगा, नहीं तो कहीं आप और नाम लिखा दोगे। इसको समझिए। तो ये भैया इन्हें मिला था किसके लिए, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया 2021 के लिए मिला है। और देखो, जो गांधी यहां पर पुरस्कार दिया गया था, दरअसल महात्मा गांधी जी की 125वीं बर्थ जयंती के लिए यहां पर यह पुरस्कार मिला था। और ये 18 जून 2023 को, मैंने कहा ना, इसी मतलब लेटेस्ट में ही इसे जो है ये इनको जो है ये घोषणा की गई थी 18 जून 2023 को, जो 2021 के लिए मिला है। और महात्मा गांधी 125वीं जयंती के रूप में मिला है। और गीता प्रेस के लिए यह प्रसिद्ध है कि ये हिंदू रिलीजियस जो टेक्स्ट है, जो हिंदू की धार्मिक किताबें हैं, उसका एकमात्र और सबसे बड़ा प्रकाशक यही है, हिंदू प्रेस। ठीक है, इसकी स्थापना बहुत पहले हुई है, बहुत पुरानी संस्था है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नेता को 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से जो है सम्मानित किया गया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। स्वर्गीय कल्याण सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, सुश्री मायावती, स्वर्गीय काशीराम। तो चले भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसे आप लोग को पता होना चाहिए। आपको पता है अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति जी द्वारा इन लोगों को दिया गया, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इसकी घोषणा की जाती है। तो इसको जो है दिया गया था आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को जो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि इनके साथ जो है टोटल 6 लोगों को, इनको मिला करके टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ये कुल कितनी बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अभी कल मैंने यही सब प्रश्न कराए थे। तो टोटल ये भैया 3 बार जो है क्या मुख्यमंत्री बने थे, 7 बार जो है ये MP बने थे। MP माने क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये क्या पूर्व डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, क्योंकि ये फिलहाल न्यूज में थे। और उत्तर प्रदेश की अगर आप विधायिका के बारे में पढ़ेंगे तो इनका नाम कहीं से छूट नहीं सकता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार 2023 कुल कितने लोगों को प्रदान किया गया? चलिए इसके बारे में, केमिस्ट्री का क्या था, भौतिक का क्या था, ये सब तो आप लोग खुद से इतना पढ़ लिए होगे, सबकी मतलब नाम तक याद होना। एटो सेकंड के लिए मिला था, मैंने भी बताया हुआ था, 3 लोगों को मिला था भैया, 3 लोगों को मिला था। ठीक है, ओके। और इन 3 लोगों का नाम तो इतना हार्ड है कि मैं लिखने की जगह बोलना पसंद करूंगा, अगर नहीं पता है तो जान लो। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक कोसोच और भैया क्या था, एनी लुहुलियर। क्या? एनी लुहुलियर। ठीक है, जो एटो सेकंड फिजिक्स के लिए इन्हें मिला होता। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस मद से 2023 में केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त हुआ? बताइए भैया, किस मद से सर्वाधिक आय प्राप्त हुआ था? जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? आप देख रहे हैं यहां पर निगम कर। देखिए मैं एक चीज बता दूं, यहां पर कभी भी अगर जब आयकर और जीएसटी आ जाए तो इससे बड़ा टैक्स कोई ये सब जिंदगी में नहीं ला सकते। चाहे इन लोग को कितना भी इतना छूट दे दोगे तो ये लोग डकैती डाल देंगे, तब भले ले, वरना नहीं ला सकते। अब बच रहा है आपका जीएसटी या आयकर। तो देखिए जीएसटी और आयकर में अंतर आया था, और इसका सही जवाब क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जीएसटी। जी भैया, जीएसटी से सबसे ज्यादा आय हुई थी। जीएसटी से उस साल जो है कुल 20,18,000 कितने भैया, 20.18 लाख करोड़। कितने? 20.18 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। वहीं इनकम टैक्स से पता है कितने? इनकम टैक्स से थोड़ा सा कम था, 18.9। कितने? 18.9 लाख करोड़ रुपया भैया जो है आपका प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? देखिए ये सब चीजें जब आपके सामने प्रश्न में आती है ना, अब देखो आप कहोगे सर ये तो डाटा पुराना हो गया, अब नया आ गया। ठीक है, लेकिन इन डाटा से तुम्हें एक जानकारी मिलती, वो जानकारी ये मिलती है कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि तुम्हें इससे एक चीज मैंने बताया कि निगम कर और ये कर कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मैंने आपको एक जिस्ट दिया तो आपको तुरंत दिमाग में कि हाँ सर ने अगर ये बताया तो ये तो ऑप्शन में खत्म हो गए। अब जीएसटी और इनकम टैक्स आप देख रहे हो तो थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, थोड़ी मोड़ी चीजों को पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप चीजें क्लिक हो जाती। देखो प्रैक्टिस करने से फायदा क्या होता है ना, चीजें थोड़ी थोड़ी करके आपके दिमाग में आती है। एक दिन में कहा जाता है ना, एक दिन में कुछ नहीं आता, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं तो यही फायदा करती है तुम्हें एग्जाम हॉल में। तो चले यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत। देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा क्या करता है, कंज्यूमर भी है, दोनों चीज है। दूध के मामले में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, दिक्कत ये है, ये दोनों चीजें। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ओके और अगर आगे मैं 5 कंट्रीज बताऊं तो देखो पूरे विश्व का अकेले 22% दूध का उत्पादन भारत में होता है। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, अमेरिका आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए यहां पर तो चीन आता है। कौन सा भैया, चीन। चीन आपका किस में आता है, दूध उत्पादन में। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर यहां आपका पाकिस्तान आता है, फिर ब्राजील आता है। तो ब्राजील आपका 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, ब्राजील आपका 5वें नंबर पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना। चलो अगला प्रश्न यहां पर कि विश्व में पाए जाने वाले कुल बाघों में 75% बाघ। चलो यार नहीं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता प्रश्न, बताओ सही जवाब क्या होगा, और बाकी चीजें मैं ऐड ऑन कर दूंगा। अब आप जवाब दे दो, जवाब दे दो। चलो मैं संख्या बता देता हूं, आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैं इतना इस प्रश्न को लेके मैं इतना रिलैक्स हूं कि मुझे पता है कि आप में से कोई भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। तो जितने लोगों ने भारत जवाब दिया, जी भैया भारत में 2967 बाघ पाए गए हैं, जो पूरी जो है आपके विश्व में पाए जाने बाघों का 75% अकेले हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप अन्य देशों के बाघों की संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे रूस में कितना, 433 जो आपके साइबेरिया में मिलते हैं वहीं, और 433 के साथ ये जो है दूसरे स्थान पे, मतलब कहां आपका 2967, कहां 433, सोचो कितना आता है, तो 75% हो गया। उसके बाद देखो कौन सा है, फिर आपका इंडोनेशिया में कितना है भैया, इंडोनेशिया में आपका 371 है। कितना, 371। ठीक है, 371। उसके बाद आपका कौन सा है, नेपाल और थाईलैंड। नेपाल में आपका 355 है। कितना, नेपाल में आपका 355 है। और फिर उसके बाद कौन सा, घाना मैंने बोला ना, नहीं घाना नहीं बोला, माफ करिएगा, नेपाल, थाईलैंड बोला। तो थाईलैंड में भैया मात्र 148 है। कौन सा भैया, थाईलैंड जो है 148 है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो समझ गए ना क्यों वे 75% होता है। अगला प्रश्न 19वें नाम, जो भैया नाम होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आपको मैंने बहुत इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में पहले भी बताया हुआ है। अगर आपने डिटेल में क्लास नहीं देखते हो तो भैया क्या करो, क्वेश्चन 44वां प्रैक्टिस क्लास है, 1172 प्रश्न हो चुके हैं। देखते देखते इतने सारे प्रश्न हो जा रहे हैं। अब आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो देखो जितने लोगों ने यहाँ पर इसकी जो 19वें नाम का पूछ रहा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है समिट होता रहता है। तो 19वां जो समिट हुआ है भैया, उसका सही जवाब क्या है यहाँ पर, युगांडा के कामपाला। जी भैया, युगांडा की राजधानी है कामपाला, ठीक है, युगांडा की राजधानी है कामपाला। वहां पर जो है 2024 में आपका हुआ था, क्या नाम है आपका, जनवरी 15 से 20 जनवरी 2024 को जो है वहां पर जो है आपका क्या नाम है बैठक हुई थी। और 18वां अगर आप पूछेंगे तो 18वां भैया आपका हुआ था अजरबैजान में, ठीक है। अगर हो सकता है 19वां पूछ रहा है तो 18वां ही पता होना चाहिए कहाँ हुआ था, अजरबैजान, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में डब्ल्यूएचओ द्वारा विश्व के किस देश को ट्रैकोमा मुक्त जो है घोषित किया गया, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। श्रीलंका, जापान, इराक, अफगानिस्तान, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया हाल ही में अभी इराक को ट्रेकोमा क्या होता है, दरअसल ट्रेकोमा एक बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है जो आपकी आंखों में अंधापन तक ला देता है। और इसे जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा जो है क्या कहते हैं कि पब्लिक रोग के रूप में इसे घोषित किया जा चुका है। और अभी तक जो है करीब 17 देश इससे जो है डब्ल्यूएचओ द्वारा क्या मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। उनमें से आपका इराक है, ईरान तो था ही, ठीक है। तो ये आपके देशेज हैं। तो यहां पर जो है ये आपका है क्लाइमेडिया ट्रैको, छोड़ो जाने दो, ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और डब्ल्यूएचओ ने 2020 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन खैर वो तो एक पुरानी बात हो गई। आज हम 2024 में खड़े हैं, आगे क्या ही बताएं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास का सबसे लंबे समय तक, अब देखो ये प्रश्न कितने लोग सही जवाब दे पाओगे बताओ। अब ये सब प्रश्न तभी जवाब दे पाओगे ना डियर जब तुम लोग ऐसे प्रैक्टिस क्लास किए रहोगे, या कहीं से ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से आ जाए, या करंट अफेयर, देखो है तो बेसिकली करंट अफेयर्स। लेकिन ये सब प्रश्न तुम्हारे दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये लो लेवल की चीज है, यार इससे क्या ही बनेगा, बन गया, बताओ क्या होगा, बताओ 2 नंबर का प्रश्न होता है, बताओ क्या होगा। 1 पॉइंट समथिंग यूपी पीसेस के लिए 1 पॉइंट समथिंग, और बाकी आर ओ के लिए 1 नंबर। बताओ इसका सही जवाब क्या है, 2 नंबर कहीं नहीं होता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, नवीन पटनायक। देखो भैया अगर सबसे ज्यादा शासन अभी कोई कर रहा है तो सिक्किम के जो है मुख्यमंत्री हैं, जो 5 टर्म, जी भैया लगातार 5 बार जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस जो नवीन पटनायक जी हैं ये भैया 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं पटनायक जी उड़ीसा के। और इन्होंने जो ज्योति बसु थे ना, जो आपके ज्योति बसु थे, जो आपके सीपीआई से आपके पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, हालांकि उनका निधन भी हो चुका है। तो उन्होंने इनके बराबरी कर ली है और द्वितीय नंबर पहुंच के करीब करीब ये 24 साल जो है ये सत्ता में मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं, ठीक है। अभी भी इनका कार्यकाल चल ही रहा है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत फ्रांस तथा संयुक्त अरब अमीरात, भारत फ्रांस तथा संयुक्त अरब अमीरात का पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया, बताइए। ये पहला था, दरअसल इन तीनों देशों ने मिलकर के अपना पहला युद्धाभ्यास किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी जानकारी है। बताए इसका सही जवाब क्या होगा। 2 दिनों तक ये चला था, 2 दिनों का ये अभ्यास था। और ये 2 दिनों का अभ्यास आपका हुआ था कहां पर भैया, ओमान की खाड़ी में, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में जो है हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में भारत के मुकेश अंबानी किस नंबर पर थे। तो चलो भैया ये आपको पता होना चाहिए। दरअसल ये जो लिस्ट आई थी इसमें पहले नाम पर जो है बर्नार्ड अर्नॉल्ट थे, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर कौन थे, इलॉन मस्क। कौन थे भैया, इलॉन मस्क थे, ठीक है, इलॉन मस्क थे। तो ये 2 हैं जो टॉप 2 का। और अगर अनिल अंबानी जिसे पूछोगे तो सॉरी मुकेश, अनिल अंबानी थे ना, हाँ मुकेश थे, मैं कंफ्यूज जाता हूँ अक्सर। तो मुकेश अंबानी जी जो है 9वें नंबर पर थे, ठीक है। क्योंकि एक तो जो है आज की डेट में
भिखारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब उस लेवल पर नहीं कि फोर्स की लिस्ट में आ सके। और बाकी ये हैं जो इंडिया के सबसे अमीर और विश्व के 9वें नंबर पर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 किसे प्रदान किया गया? अभी कल ही मैंने ये प्रश्न कराया था, कल परसों में कराया था, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इस पर तो मैं मुश्किल से 20 सेकंड ज्यादा देना भी अपनी अपनी जो है तौहीन समझूंगा, क्योंकि इतनी बार करा देने के बाद अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे पाते हो तो फिर यानी कि मेरा पढ़ाना व्यर्थ है या तो तुम लोग का पढ़ना व्यर्थ है। तो जितने लोगों ने तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण हिंदी इंग्लिश का कल ही मैंने बता जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न है, और आपको पता है ना कि क्या मिलता है इसके अंतर्गत, क्या चीजें दी जाती, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी, 24 भाषाओं में दिया जाता है, सारी चीजें बताई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो देखिए भैया वो टेबल टेनिस प्लेयर है, चलो मैं इतना हेल्प कर दे रहा हूँ, जिसे मिला था वो टेबल टेनिस प्लेयर है। और ये जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये आपको अभी आपके लिए यही लेटेस्ट है। जब लेटेस्ट कुछ आएगा तो मैं आगे बताऊंगा, अभी तो ये लेटेस्ट है, क्योंकि बार बार कहता हूँ पेपर जब सामने है तो उसको लेके चलो। अभी एग्जामिनर 1 महीने बाद तुम्हें डेट दे दे अगर क्या नाम है आयोग, तो क्या करोगे। हमेशा कहता हूँ अपने आप को रेडी रखना सीखो, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ो मत। तो उनका नाम था भैया यहाँ पर क्या, शरद कमल अचंता। क्या शरद कमल अचंता इसका सही जवाब है। और देखो अर्जुन, कुल मिलाकर देखो शरद कमल अचंता जी को क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से थे, लेकिन जो है हमारे पॉलिटिक्स के चक्कर में इसका नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद हो गया। और इसकी शुरुआत अगर देखी जाए भैया तो इसमें जो है 25 लाख और एक मेडल मिलता है। क्या 25 लाख रुपए मिलते हैं, कितने, 25 लाख और एक मेडल दिया जाता है। 1991-92 से जो है ये दिया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। और 25 जो है अर्जुन अवार्ड भी मिले थे। अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत 15 लाख रुपए मिलते, ठीक है, 15 लाख मिलते हैं आपके अर्जुन अवार्ड के तहत, ठीक है। और देखो अभी आप लोग ये चीज कंफ्यूज होंगे, एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, एक मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी है, एक जाने रहना, एक मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी है जो थोड़ा सा इससे लोअर में आता है, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको कितने रुपए मिलते हैं भैया, उसके अंतर्गत 10 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत 10 लाख रुपए मिलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे खेल रत्न जब जुड़ जाएगा तो अलग होगा, और जब मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाएगा तो अलग होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलो इतना आसान प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए जब पीस प्राइज की बात आती है, नोबेल शांति पुरस्कार अलग दिया जाता है और नॉर्मल जो पुरस्कार होते हैं वो अलग दिया जाता है। तो जो आपका शांति पुरस्कार होता है भैया वो नॉर्वे द्वारा, नॉर्वे नोबेल कमेटी द्वारा, लेकिन वहीं पर जब आपका नॉर्मल मतलब नोबेल पुरस्कार शांति को छोड़ करके तो स्वीडिश एकेडमी द्वारा, किसके, स्वीडिश एकेडमी द्वारा जो है इसको दिया जाता है। चलिए भैया ये आज का आखिरी प्रश्न, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी प्रदान की। जी भैया पहली बार भारतीयों को प्रशासन में कुछ अधिकार मिले थे, वो कौन से नियम द्वारा आए थे, बताइए इसका सही जवाब क्या था। इसका जवाब दीजिए, इसी साथ यहाँ पर क्लास को हम लोग समाप्त भी करेंगे और फिर मिलेंगे भैया कल सुबह 10 बजे इसी टाइम पे। तो आप लोग डेली आते रहिए और ऐसे पढ़ते रहिए, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपके काम में आएंगी, ठीक है। और बार बार मैंने आपसे कहा है कि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अंतिम समय में आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले, ठीक। तो यहाँ पर क्या चार्टर एक्ट 1833 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताए क्लास कैसे लगी, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक एक दिक्कत है, यूट्यूब में ना आपको रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल रिंग दबा दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो आपको आपकी तैयारी के लिए, देखो क्लास अच्छी लगी ऐसे हर क्लास होती है, हर सब्जेक्ट की क्लास ऐसे होती है, इतनी डिटेल में होती है। बार बार कहता हूँ हजारों रुपए तुम जो मार्केट में खर्चा करते हो फ्री में तुम्हें यहाँ मिलता है, और इतनी डिटेल में चीज़ें बताई जाती हैं कि तुम अगर एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूज तो नहीं होने वाले। उसके लिए एक चीज़ जरूरी है कि तुम्हें रिवीजन करते रहना पड़ेगा बस, क्योंकि चीज़ों को मैं यहाँ इतना सरल बता देता हूँ कि उसको याद करने के लिए तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा बस। क्योंकि कितना भी कर लो ना, इतनी चीज़ें हैं, उसको तुम्हें दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके बैठाना, तो कहीं ना कहीं तुम्हें हल्का रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय टाटा सी यू। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।